नीलेश मुखिया भी जो था ये भी कोई शरीफ आदमी नहीं था। इसकी भी इलाके में जो छवि थी वो एक दबंग व्यक्ति की थी। दीघा थाना में इसके खिलाफ 13 कांड दर्ज थे और 1-2 साल पहले इसके किसी गोदाम से शराब की खेप भी, अवैध शराब की खेप भी पकड़ाई थी। गलत रास्ते में था, शराब का धंधा, बालू का धंधा, ये तो 2 नंबर का धंधा होता उसमें लगा हुआ था। बीवी कहीं कि ये सब आरोप लगाया गया। अब बीवी तो बोलेगी ही, है ना, अब उसका तो पति परमेश्वर था ना, लेकिन मैं तो न्यूट्रल होके बोल रहा हूँ ना, बीवी तो न्यूट्रल होके नहीं ना बोल रही है। उसका पति परमेश्वर था, उसके बच्चों का बाप था। और फिर जो उसमें हत्या हुई वो गैंगवार में हत्या हुई, वर्चस्व की लड़ाई जिसको आप कह सकते हैं कि वर्चस्व में अपराधियों में आपस में टकराहट होती है। और इसमें 3 लोगों को, पप्पू धप्पू राय 2 भाई हैं और एक तीसरा भी कोई राय ही है। लेकिन जो एक शक की सुई होती है वो तो उसकी ओर उठती ही है, क्योंकि बहुत दिनों से यदि आपकी लड़ाई किसी से चल रही है तो हत्या तो कोई वही करवाएगा ना जो आपका दुश्मन होगा, जिसको कोई आपसे मतलब नहीं है, वो क्यों आपकी हत्या कराने चाहेगा। नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। नीलेश मुखिया हत्याकांड इन दिनों काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। बताया किस लिए? क्योंकि जिस तरीके से पार्षद पति नीलेश मुखिया की हत्या की गई थी कुर्जी इलाके में, ताबड़तोड़ उन पर 7 राउंड फायरिंग की गई थी। उसके बाद वो रूबन अस्पताल में भर्ती हुए, उनके बेहतर इलाज के लिए उनको दिल्ली रेफर किया गया, लेकिन उसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो लगातार जो है उनकी पत्नी जो है 3 नामजद जो हैं उनके ऊपर लगातार गिरफ्तारी की पुलिस से मांग कर रहे हैं। कल जो कोर्ट है उनके द्वारा जो है वो आदेश जारी किया गया कि इनकी जो है कुर्की जब्ती की जाए, क्योंकि अब तक ये सरेंडर नहीं किए। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। कैसे देखते हैं सर, ये कल कुर्की जब्ती का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है? नहीं, वो तो एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, उसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। मैं पहले आपके दर्शकों को इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि बताता हूँ। ये जो नीलेश मुखिया है, इसका असली नाम था नीलेश यादव, है ना, और ये मुखिया रहा था तो इसलिए लोगों ने इसको नीलेश मुखिया कहना शुरू कर दिया। और इसकी पत्नी जो है सुचित्रा देवी शायद नाम है, वो आजकल वार्ड पार्षद है, काउंसलर है। आप देखिए तो नीलेश मुखिया भी जो था ये भी कोई शरीफ आदमी नहीं था। इसकी भी इलाके में जो छवि थी वो एक दबंग व्यक्ति की थी। और जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ दीघा थाना में इसके खिलाफ 13 कांड दर्ज थे और 1-2 साल पहले इसके किसी गोदाम से शराब की खेप भी, अवैध शराब की खेप भी पकड़ाई थी। तो ऐसा नहीं था कि ये कोई मतलब आप संत टाइप का व्यक्ति था। ये भी गलत रास्ते में था, शराब का धंधा, बालू का धंधा, ये तो 2 नंबर का धंधा होता उसमें लगा हुआ था। उनकी बीवी कहीं कि ये सब आरोप लगाया गया। अब बीवी तो बोलेगी ही, है ना, अब उसका तो पति परमेश्वर था ना, लेकिन मैं तो न्यूट्रल होके बोल रहा हूँ ना, बीवी तो न्यूट्रल होके नहीं ना बोल रही है। उसका पति परमेश्वर था, उसके बच्चों का बाप था, तो वो तो मतलब उसका अपना है। लेकिन मैं तो न्यूट्रल होके बोल रहा हूँ, तटस्थ होके बोल रहा हूँ। ठीक है, 1-2 केस हो सकते हैं, लेकिन इतने 13 केस, इतने केस नहीं ऐसे होते हैं। और फिर जो उसमें हत्या हुई वो गैंगवार में हत्या हुई, वर्चस्व की लड़ाई जिसको आप कह सकते हैं कि वर्चस्व में अपराधियों में आपस में टकराहट होती है। और इसमें 3 लोगों को, पप्पू धप्पू राय 2 भाई हैं और एक तीसरा भी कोई राय ही है, उसको, हाँ, गोरख राय, तो उसको नामजद किया गया। आप देखिए ये जो क्या है, एक पप्पू राय का बीच वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, है ना, जिसमें वो कह रहा है कि नहीं मतलब मैंने इसमें नहीं किया और मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, वो सब। लेकिन जो एक शक की सुई होती है वो तो उसकी ओर उठती ही है, क्योंकि बहुत दिनों से यदि आपकी लड़ाई किसी से चल रही है तो हत्या तो कोई वही करवाएगा ना जो आपका दुश्मन होगा, जिसको कोई आपसे मतलब नहीं है, वो क्यों आपकी हत्या कराने चाहेगा। तो और पुलिस ने अनुसंधान किया होगा और अनुसंधान में भी सही पाए गए होंगे आरोप पप्पू धप्पू राय के खिलाफ। तो वो तो एक प्रक्रिया है कि पहले वारंट निकाला जाता है कोर्ट से, फिर वारंट पर आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है, आप हाजिर नहीं होते हैं, तो फिर कुर्की जब्ती की कार्रवाई होती है, जिसको प्रॉपर्टी अटैचमेंट कहते हैं, अदालत के आदेश से। मतलब आपके घर के सामान कुर्क किए जाते हैं और थाना के मालखाना में रखे जाते हैं। फिर जब आप सरेंडर करते हैं, गिरफ्तार होते हैं, तब वो सामान आपको वापस मिलते हैं। लेकिन ये भी मैं एक पटना पुलिस की मैं एक इसको विफलता के रूप में ही देखता हूँ। 2-3 बातें इसमें है। एक तो देखिए, मैं मानता हूँ कि ये नीलेश मुखिया भी एक गलत आदमी था, लेकिन दिन दहाड़े जो उसका मैंने वीडियो देखा है, दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गई और उसको बिल्कुल कार में बैठा हुआ था, लोगों ने आके ठोक दिया, 7-7 गोलियां मारी गई और पूरा भीड़ भाड़ का इलाका है, चहल पहल का। ये तो मतलब बहुत एक खराब मैसेज जाता है कि क्या आपका लॉ एंड ऑर्डर है। एक तो पटना राजधानी है बिहार की, उसमें भी आप पटना का वो भीड़ भड़ा दीघा, बिल्कुल ना, उधर तो मतलब ये बड़े बड़े स्कूल हैं और मॉल हैं और क्या क्या है, अस्पताल, हॉस्पिटल है, कुर्जी हॉस्पिटल उधर है, PNM मॉल उधर है,
हॉस्पिटल ये सब उधर है, स्कूल है, नोत्र डैम उधर ही है। अब इस भीड़ भाड़ में दिन दहाड़े इस तरह से हत्या हो जाएगी, इसका मतलब कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। अब सुशासन बाबू जितना भी ढोल बजाएं कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं, सुशासन स्थापित हो गया है, इसका मतलब कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। अपराधियों में बात आ गई है कि कितना भी सीसीटीवी कैमरे लगाते रहो, हम तो दिन दहाड़े मार के चल जाएंगे। और इतने दिनों तक गिरफ्तारी नहीं हो रही, ये भी थोड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि पप्पू धप्पू राय ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी है, कोई ओसामा बिन लादेन है कि बहुत उसको छिप सकता है। यदि पुलिस से हाथ धो के पीछे पड़ जाए तो ये तो टुटपुजिया अपराधी हैं, तुरंत पकड़ा सकते हैं। माल चोरी करने वाले को तो 2 घंटे में पकड़, 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस पकड़ लेती। वही हमने कहा ना कि पप्पू धप्पू राय ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हो और पुलिस को चकमा दे के कहीं भाग गए, यही कहीं छपा। इसका मतलब कि एक तो पुलिस का सूचना तंत्र कमजोर है, इसलिए ये बात जाती है कि जो पुलिस का जो इंटेलिजेंस सोर्स होता है, जो पुलिस के खबरी लोग होते हैं, पुलिस के जो वो सूचना तंत्र पुलिस का कमजोर हो गया है। तो जो भी हो, इसमें अब कुर्की के बाद देखना क्या है। मुझे लग रहा है कि जल्दी ही पप्पू धप्पू राय और जो तीसरा राय गोरख राय है, ये लोग जल्दी सरेंडर करेंगे, क्योंकि भागते रहे कितना समय भागेंगे, भागना भी तो एक पनिशमेंट ही हो जाता है। जो आरोपी हैं उनका कहना है कि हमको फंसाया जा रहा है, हम लोग इसमें संलिप्त नहीं हैं, हम लोग पे प्रेशर बनाया जा रहा है, ऐसा कहने का बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो मैंने कहा है ना कि पप्पू राय का तो बाकायदा एक वीडियो वायरल हुआ था। देखिए, ये तो कोई भी एक मोटी बात है कि कोई भी हत्यारा जो ये है वो ये नहीं कहेगा कि हाँ हम ही ने हत्या की और हम ही नहीं किया है, तो खंडन करेगा ही करेगा, इसमें अस्वाभाविक बात क्या है। और यदि कल को वो सरेंडर भी करेगा तो जो उसका वकील रहेगा वो उसको बेल दिलवाने की कोशिश करेगा, वो ये कहेगा कि इसको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है, और फिर कोर्ट जो है वो केस डायरी की मांग करेगा और केस डायरी में देखेगा कि कितने पुख्ता सबूत हैं इन लोग के खिलाफ। यदि बहुत पुख्ता सबूत नहीं रहेंगे, कमज़ोर सबूत रहेंगे, तो बेल भी मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं ना कि वो लोग मतलब बिल्कुल रंगे हाथ पकड़े गए हों, हथियार के साथ पकड़े गए हों, तब दूसरी स्थिति रहती कि रंगे हाथ पकड़े जाते, हथियार के साथ पकड़े जाते, घटनास्थल पर पकड़े जाते, मौका वारदात पर, तब एक अलग स्थिति रहती। लेकिन जब कोई पकड़ाया नहीं है और उनको सिर्फ नामजद किया गया, तो जब तक बहुत ठोस सबूत उनके विरुद्ध नहीं आएंगे, मान लीजिए पुलिस किसी तरह चार्जशीट कर भी देती है, पूरी संभावना है पुलिस तो खींच खांच के चार्जशीट कर देगी कि हाँ इन्हीं का हाथ था, लेकिन वो फिर ट्रायल में मामला नहीं टिकेगा। कोर्ट की सुनवाई जब खुलेगी तो सुनवाई में ये लोग बरी हो जाएंगे, उनको मतलब संदेह का लाभ मिल जाएगा, कानून की भाषा में जिसको बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं वो मिल जाएगा। तो ये सब बातें तो हैं जी, ये कहीं ना कहीं जो है वो बच सकते हैं, अनुमान लगता है। वही मैंने कहा ना कि देखिए, मैंने कोई पुलिस की केस डायरी मैंने पढ़ी नहीं है, वो इस पर निर्भर करता है कि पुलिस ने कितनी अच्छी तफ्तीश की है, कितना गहरा अनुसंधान किया है। यदि बहुत अच्छी तफ्तीश हुई होगी, बहुत गहरा अनुसंधान हुआ होगा, बहुत सारे पुख्ता सबूत जुटा दिए गए होंगे। पुख्ता सबूत कई तरीके से जुटाए जा सकते हैं, मान लीजिए किसी का कॉल डिटेल्स लेके, किसी की कॉल रिकॉर्डिंग से, किसी का कुछ, किसी के इकबालिया बयान से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यदि पुख्ता सबूत जुटेंगे तो ठीक है, नहीं तो छूट जाएंगे। मैं बताता हूँ दर्शकों को कि हिंदुस्तान में कन्विक्शन रेट सिर्फ 1% है। इसका ये मतलब हुआ कि यदि 100 केसों में पुलिस चार्जशीट करती है तो उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति को कोर्ट से सजा मिलती है, बाकी 99 लोग उसमें कोर्ट से बरी हो जाते हैं। तो ये बात तो है ही जी। एक अंतिम सवाल है, नीलेश मुखिया जो है उनकी हत्या होने से पहले वो थाना, जो कुर्जी इलाका थाना है, उसमें आवेदन किए हुए थे कि मेरी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहाँ पुलिस जो है उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराती। देखिए, पुलिस भी क्यों सुरक्षा मुहैया कराएगी? आप पुलिस की भी स्थिति सोचिए, कोई क्रिमिनल है और क्रिमिनल को जान का खतरा हो जाए गैंगवार की वजह से, तो पुलिस उसको सुरक्षा उपलब्ध कराना किस हद तक सही है? वो तो खुद कानून का दोषी है ना। ये बात भी तो आएगी कि खुद आप इतने सारे, आपका अपना लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, यदि ऐसा ही है तो आप मतलब निजी सुरक्षा गार्ड रख सकते हैं, है ना। यदि किसी को, ऐसे तो इसकी भी गारंटी नहीं कि निजी सुरक्षा गार्ड भी आपको बचा लेंगे, लेकिन यदि ऐसा है तो आप निजी सुरक्षा गार्ड रखिए। पुलिस किस किस को मतलब सरकारी खर्चे पर सुरक्षा उपलब्ध कराएगी? और खास के वैसे समय जब आपका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास हो, तो उसमें तो फिर पुलिस पर भी सवालिया निशान लगेगा ना, कि जो एक दबंग छवि का व्यक्ति है, जिसका इतना लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, वो पुलिस सुरक्षा में घूम रहा है, तो पुलिस क्यों देगी सुरक्षा? तो आपने सुना कि किस तरीके से तमाम बातों पर पूर्व IPS हैं अमिताभ दास, इन्होंने प्रकाश डाला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो केस है वो कमज़ोर भी हो सकता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।